आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 फिजिक्स यानी क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 1 का टोटल इसमें हम लोग प्रश्न कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ पे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर। जो पहला जो प्रश्न है आपके बुक का यानी भारतीय भवन का चैप्टर 1 की बात हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है तो वह क्या है कि विज्ञान क्या है। तो इसका आंसर हमको क्या लिखना है, विधिवत अनुसंधान एवं प्रयोगों द्वारा वस्तुएं एवं घटनाओं का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम विज्ञान का अगर पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान क्या है तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं विज्ञान यानी क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि यहाँ पे विधिवत अनुसंधान एवं प्रयोगों द्वारा वस्तुओं व घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। एक बार फिर से हम लोग पहले प्रश्न के जो आंसर है उसको हम लोग अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छे से आपको ध्यान देना है कि विज्ञान क्या है। तो इसका आंसर हमको लिखना है कि विधिवत अनुसंधान एवं प्रयोगों द्वारा वस्तुओं एवं घटनाओं का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो ये तो हमारा आ गया प्रश्न संख्या फर्स्ट की। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। तो आपके चैप्टर 1 का जो प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, तो इसमें क्या कहते हैं कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। ये क्वेश्चन है आपके बुक का। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना है 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है आधारी राशि, जैसे में आता है लंबाई द्रव्यमान। सेकेंड में आता है व्युत्पन्न राशि, जैसे में आता है आपको क्षेत्रफल या आयतन, ठीक है। तो यानी 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है आधारी राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। एक बार फिर से हम लोग इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं कि भौतिक राशियाँ जो होती है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, तो नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना है कि 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट पे है आधारी राशि और सेकंड पे है व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि के एग्जांपल यानी जैसे में क्या होता है, लंबाई और द्रव्यमान होता है। व्युत्पन्न राशि के जैसे में क्या होता है, क्षेत्रफल कोमा आयतन होता है। यह आपका प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो गया। तो आप चाहो तो आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो आप लोग। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि आधारी राशि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा वे राशि जो स्वतंत्र रूप से मापन योग्य है, जैसे कि लंबाई और द्रव्यमान, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि आधारी राशि किसे कहते हैं, तो वे राशि जो स्वतंत्र रूप से मापन योग्य है, जैसे कि लंबाई और द्रव्यमान। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो गया। अगर हम इसको फिर से दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं कि आधारी राशि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखना है आप लोगों को वे राशि जो स्वतंत्र रूप से मापन योग्य है, उसे हम क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं, ठीक है। तो यह आपका प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे में इसके लिख सकते हो लंबाई और द्रव्यमान जो होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आधारी राशि होते हैं। क्लियर। तो आप चाहो तो ये जो प्रश्न संख्या 3 है, तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर है आप यहाँ से नोट कर सकते हो। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते। तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वे राशियाँ जो आधारी राशियों से व्युत्पन्न होती है, जैसे कि आपको क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होता है कि वे राशियाँ जो आधारी राशियों से उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो प्रश्न संख्या अगर हम 4 को फिर से दोबारा से पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। तो इसका उत्तर में हो जाएगा कि वे राशियाँ जो आधारी राशियों से व्युत्पन्न होती है, जैसे कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर ले प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या होगा, तो आधारी मात्रक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि एसआई प्रणाली की 7 मूल मात्राएं होती है। सबसे पहले आता है मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड एम्पियर, केल्विन हो गया, और मोन हो गया, और साथ में कैंडेला हो गया, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 1 का प्रश्न संख्या 5 का आंसर है। चूँकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं, जिसका आंसर हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार चाहो तो फिर से वापस हम समझा देते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें बच्चों, तो इसमें कहते हैं कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर में है कि एसआई प्रणाली की 7 मूल मात्राएं मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोन या कैंडेला, ये सभी के सभी आधारी मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी राशि को मापने के लिए उसके तुलनात्मक रूप में चुना गया मानक मात्रक कहलाता है, ठीक है। तो मात्रक की जो पद्धति से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी राशि को मापने के लिए उसके तुलनात्मक रूप में चुना गया जो मानक होता है, उसे हम मात्रक कहते हैं।
जैसे में हो जाता है मीटर और किलोग्राम मात्रक हो गया। ठीक है, तो अगर अब प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है, तो आपको आंसर लिखना है कि किसी राशि को मापने के लिए उसके तुलनात्मक रूप में चुना गया जो मानक है उसे अब मात्रक कहलाता है। तो जैसे में आप लिख सकते हैं मीटर और किलोग्राम। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि रेडियन और स्टेरेडियन किन के मात्रक है। तो ये क्रमशः कोण जो कि समतलीय और ठोस के मात्राएं हैं जिन्हें एसआई में पूरक मात्रक के रूप में माना जाता है। ये क्रमशः कोण के मात्रक होते हैं। ये क्रमशः कोण यानी समतलीय और ठोस कोण की मात्राएं होती है जिन्हें एसआई मात्रक में पूरक मात्रक के रूप में माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि 1 नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे खाली स्थान वाला है तो इस खाली स्थान को फिल करना होता है। तो 8वां नंबर प्रश्न है जिसमें कहता है कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 को यहाँ पे अगर खाली स्थान की बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर डैश मीटर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करें तो इसमें कहता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। वह दूरी जो प्रकाश निर्बाध रूप से 1 वर्ष में तय करता है, वह दूरी जो प्रकाश निर्बाध रूप से 1 वर्ष में तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46, लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। यानी अगर हम बात कर ले यहाँ पे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है तो माइनस यहाँ अगर हम बात कर ले कि लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसमें कहता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, तो वह दूरी जो प्रकाश निर्बाध रूप से 1 वर्ष में तय करता है वह प्रकाश वर्ष कहलाता है। लगभग ये एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये जो सिंबल है 9.46 के पहले इंटू 10⁻15 मीटर, तो इसके पहले जो ये वाला जो सिंबल है ना इसको हम बोलते हैं लगभग का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है तो 9.46 लगभग इंटू 10⁻15 मीटर होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें कहता है अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो कहते हैं किसी राशि के परिमाण की पूर्ण जानकारी में क्या क्या शामिल होता है उदाहरण दे। यानी किसी राशि के जो परिमाण होते हैं उसके पूर्ण जानकारी में क्या क्या शामिल होता है उसका उदाहरण देना है। तो सबसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो संख्या जो परिमाण बताती है। सेकेंड में मात्रक जो जैसे कि 5 किलोग्राम 10 मीटर, ये संख्या की क्या है मात्रक। यानी दो चीज़ें होती है, एक तो होता है संख्या और दूसरा होता है मात्रक। संख्या का काम होता है परिमाण बताती है यानी परिमाण बताना, और मात्रक का काम होता है उसको दर्शाना कि वो किलोग्राम जैसे मीटर, ये सभी के सभी क्या होती है किलोग्राम हो गए और साथ में ये मीटर हो गए। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं मात्रक होते हैं। तो किसी राशि के परिमाण की पूर्ण जानकारी के लिए अगर हम बात करें कि किसी राशि के परिमाण की पूर्ण जानकारी में क्या क्या शामिल होता है तो संख्या और मात्रक दो चीज़ शामिल होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, दो उदाहरण दे। तो सबसे पहले आधारी राशि स्वतंत्र होती है जैसे कि लंबाई द्रव्यमान। व्युत्पन्न राशि जो होती है वो क्या होती है आधारी से बनी होती है। जो व्युत्पन्न राशि होती है कहाँ से बनी होती है आधारी राशि से बनी होती है, इसीलिए जैसे कि क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करते हैं इसमें कहते हैं कि आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, दो उदाहरण दे। तो इसमें है कि आधारी राशियाँ जो होती है वह स्वतंत्र होती है जैसे कि लंबाई द्रव्यमान। व्युत्पन्न राशियाँ आधारी से बनी होती है जैसे कि क्षेत्रफल और आयतन। अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि संसक्त पद्धति जैसे कि एसआई प्रणाली क्या है। एसआई प्रणाली को ही हम लोग हिंदी में संसक्त पद्धति भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सभी राशियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मात्रकों का एक समूह होता है। जो एसआई प्रणाली क्या है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि सभी राशियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मात्रकों का एक क्या है ये समूह है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है एसआई मात्रकों के गुण लिखे। तो इसका हो जाएगा सबसे फर्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति, सेकेंड में हो जाएगा समतलीय व ठोस कोणों के लिए पूरक मात्रक हो जाएगा समतलीय व ठोस कोणों के लिए पूरक मात्रक। नंबर 3 पे आ जाएगा सरल गणना हेतु आधार हेतु।
सरल गणना हेतु आधार होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 4 के आंसर लिख लेते हैं। SI मात्रकों के गुण लिखे। तो सबसे नंबर फर्स्ट पे है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति, सेकंड पे है समतलीय व ठोस कोनों के लिए पूरक मात्रक हो सकता है, समतलीय व ठोस कोनों के लिए जिसका रेडियन और स्टेरेडियन था। नंबर थर्ड पे आता है सरल गणना हेतु आधार होती है। अब हम नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 के क्वेश्चन है कि मापन की अनिश्चितता क्या है। मापन की अनिश्चितता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कि मापन की अनिश्चितता क्या है। तो इसका आंसर रहेगा मापन में मानक की सीमाओं के कारण होने वाले त्रुटि या अस्पष्टता को ही हम लोग मापन की अनिश्चितता कहते हैं। ठीक है, तो मापन में मानक की सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटि या अस्पष्टता को ही हम लोग क्या कहते हैं, मापन की अनिश्चितता कहते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम बात करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि SI मात्रकों के संकेताक्षर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, उदाहरण सहित उत्तर दे। तो कहता है कि जब भी आप SI मात्रकों की, SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इंटरनेशनल। अब यहाँ पे SI मात्रकों के जो संकेताक्षर लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये उदाहरण सहित बताना है। तो अगर हम इसके उत्तर की बात कर ले तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहते हैं कि संकेताक्षर अंग्रेजी अक्षरों में ही हो, जैसे कि हो सकता है वो स्मॉल m हो सकता है यानी मीटर हो गया, स्मॉल g यानी ग्राम हो गया, स्मॉल s यानी सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम m की बात कर ले, g की बात कर ले, s की बात कर ले। ठीक है, तो m से क्या होता है मीटर होता है, g से क्या होता है ग्राम होता है, s से क्या होता है सेकेंड होता है। तो नामों के जो आरंभ में जो कैपिटल लेटर्स नहीं होना चाहिए, जैसे कि एम्पियर होता है तो एम्पियर का पहला लेटर यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो हमारे संकेताक्षर जो भी अंग्रेजी अक्षरों में हो वो सभी के सभी स्मॉल लेटर यानी एम जैसा स्मॉल जी और एस इस तरह के स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ग्राम के लिए स्मॉल जी और न GM यानी GM से ग्राम मीटर बन सकता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राम के लिए हम सिर्फ स्मॉल g का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्मॉल g से क्या होता है वो ग्राम को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे GM लिखते हैं तो GM का मतलब होता है ग्राम मीटर बन सकता है। तो इस तरह के कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इस तरह के जो बारीकियाँ होती हैं, हम संकेताक्षर जो भी अंग्रेजी अक्षरों में होते हैं उनको बारीकी से हम लिखा करते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो नंबर 2 की बात अगर हम ध्यान से कहते हैं कि मीटर मात्रकों के इतिहास का संक्षेप विवरण दे, यानी मीटर जो मात्रक है उसके इतिहास का संक्षेप विवरण बताना है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कहता है अगर हम बात करें इसके उत्तर की तो कहता है माप के प्रयोगों में मीटर बहुत बड़ा या छोटा हो सकता है। तो माप के प्रयोगों में मीटर जो है वो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा या छोटा हो सकता है। जैसे कि पटना से दिल्ली दूरी को हम मीटर से मापना असुविधाजनक होगा, क्योंकि हम पटना से दिल्ली की अगर हम दूरी को मापेंगे तो हम मीटर से मेजरमेंट यानी माप नहीं सकते हैं, इसे हम किलोमीटर से मापते हैं। अतः उचित उपमात्रक जैसे कि क्या हो सकता है, किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पे किलोमीटर का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किलोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि 3 SI व्युत्पन्न मात्रकों की परिभाषा लिखे, जैसे कि इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कहता है कि 3 SI, प्रश्न आपको ध्यान से देखना, आप ही के चैप्टर का है, पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो 3 SI व्युत्पन्न मात्रकों की परिभाषा लिखना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जिसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका यूनिट मीटर स्क्वायर में आता है ना, क्योंकि लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर कितना, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आयतन कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, कितना मीटर, तो 3 मीटर, यानी मीटर मल्टीप्लाई मीटर, यानी आपको हो जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ पे घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी किलोग्राम पर घन मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपके इस तरह के, जो इसको आप चाहो तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हम 3 SI व्युत्पन्न मात्रकों की परिभाषा लिखे हैं, जो कि इस तरह से है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें कहता है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी NPL की जिम्मेदारियां लिखिए। तो कहते हैं कि राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव और मानकों का परीक्षण एवं निर्धारण। और अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कहता है कि राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव हो सकता है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना है। मानकों का परीक्षण एवं निर्धारण हो सकता है, जो भी मानक होगा उसका परीक्षण करना और साथ में निर्धारण करना।
प्रयोग एवं जांच से निष्कर्ष निकालना और संभावित कारण अनुमानित करना एवं घटनाओं की। तो प्रयोग और जो भी जांच होता है उनसे जो निष्कर्ष निकालना उनका, और साथ में संभावित जो भी कारण हो सकते हैं उसको अनुमानित करना और उसकी घटनाओं को परीक्षण करना, सावधानीपूर्वक जांच करना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम, तो यही सारे प्रश्नों के आंसर थे। तो नंबर लास्ट वाला जो 4 प्रश्न था यही था, जिसके आंसर हमने आपको समझा दिए हैं कि जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी NPL की जिम्मेदारियां क्या होती है, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव कर सकते हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट है मानकों का परीक्षण एवं निर्धारण कर सकते हैं, जो भी मानक है उसका परीक्षण एवं निर्धारण करना। और इसके अगले पॉइंट में दिया है कि प्रयोग एवं जांच से निष्कर्ष निकालना और संभावित कारण को अनुमानित करके बताना एवं घटनाओं की सावधानीपूर्वक जांच करना। ये सारे के सारे आपको किसमें होते हैं, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के अंदर होते हैं, यानी NPL। तो आई होप आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आपके पहले फिजिक्स का चैप्टर का 1 है। बिहार बोर्ड के जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, भारतीय 1 का पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से कराया गया है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के जो वीडियोज़ है मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।